नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। गवर्नमेंट स्कीम्स की एमसीक्यू सीरीज में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। यह आपका लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले के जो 7 के 7 लेक्चर्स हैं वो अपलोड करवा दिए गए हैं। उनकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, आप चाहें तो जाकर के उसको रेफर भी कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दोस्तों ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी सीएससी, बल्कि साथ ही में अन्य एग्जाम्स जो कि ईपीएफओ के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं वहां पर भी आपको इसका काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। राइट, Consider the following statements about the Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana. It is a welfare measure being implemented by the Employees Provident Fund Organization. It aims to protect the employees against those who lost their jobs for whatsoever reasons due to the changing employment pattern. इसमें अक्सर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि वेलफेयर मेजर इंप्लीमेंट आखिरकार कौन कर रहा है। इस केस में ईपीएफओ के द्वारा नहीं बल्कि ईएसआई के द्वारा ये वाली आपकी स्कीम है जो कि चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, 1 यहाँ पे गलत है, 2 ओनली आपका सही जवाब बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय ईएसआई इन 2018। और ठीक है, और ये इसका मेन पर्पस बेसिकली ये है कि ये उन लोगों को बचाना चाहती है जिन्होंने अपनी नौकरियों को खोया है ड्यू टू द चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के लिए, नॉट फ्रॉम यूपीएससी सीएससी। इस तरह की जो है आंकड़े आपसे सीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। Consider the following statements about the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. It has been launched for a period of 2020-2023 under the Atmanirbhar Bharat Package 3.0. For establishments employing up to 1,000 employees, government will pay only the employees' EPF contribution in respect of new employees for 2 years. For establishments employing more than 1,000 employees, government will pay both employees and employer contribution of wages towards the EPF. थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि जहां पर आपकी जो टोटल एम्प्लॉयज की संख्या है वो 1000 से कम है, वहां पर गवर्नमेंट ऑब्वियसली दोनों का पैसा यहां पर देगी। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा है तो वहां पर गवर्नमेंट केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहां पे देगी। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा यहां पर देने को नहीं होता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स को किया गया है इंटरचेंज। आप यहां पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहां पे ट्रू है, सेकंड और थर्ड इंटरचेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली आपका सही जवाब बन जाता है। ये बेसिकली आपकी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है जिसको लेकर कुछ नए फीचर्स आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना। It has the objective to provide pension to the unorganized sector. It is assured a minimum pension of rupees 3,000 per month after the age of 50 years. इस तरह की चीजें अक्सर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि पेंशन का अमाउंट कितना है, एज कितनी है। तो यहां पर भी जो आपको आंकड़ा ध्यान रखना है वो बेसिकली 60 ईयर्स का है, ना कि 50 ईयर्स का, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये श्रम योगी जो मानधन योजना है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए यहां पर लाई गई है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली आपका सही जवाब बन जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं श्रम योगी मानधन योजना, इनकी मंथली इनकम रुपीस 15,000 पर मंथ या फिर उससे कम है, और इनका जो एज ग्रुप है ये 18 से 40 का है, तो वो लोग यहां पे एलिजिबल हैं। और इनके ऊपर कोई और स्कीम जो है वो नहीं होनी चाहिए, एनपीएस या ईएसआईसी स्कीम नहीं होनी चाहिए। उस केस में आप लोग ये वाली स्कीम के बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। इसमें आपका जो पेंशन मिलेगा वो आपको 3,000 पर मंथ का मिलेगा, और एज जो है वो 60 ईयर्स की होने वाली है, नॉट द 50 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। तो ये आपको मालूम होगा कि आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, कि गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स को कवर करवाने के लिए मानधन योजनाओं को लाया गया था। तो पहले आपकी श्रम योगी आई, उसके बाद लघु व्यापारी भी आई। ठीक है, और सिमिलरली किसान मानधन योजना भी आई थी, आई एम श्योर आपने उसका नाम सुना होगा। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएम श्रम योगी मानधन योजना। बिल्कुल सही बात है, उसी चीज को आगे बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आपकी लघु व्यापारी मानधन योजना लाई गई थी, यानी कि ऐसे छोटे व्यापारी जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि शॉपकीपर्स हुए, तो इनको इंक्लूड करने के लिए यहां पे लाया गया था। इट इज अ कंपलसरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो जी नहीं सर, कंपलसरी डेफिनेटली नहीं है ये वाली जो आपकी स्कीम है ये एक वॉलंटरी स्कीम है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बन जाता है फॉल्स स्टेटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ पेंशन फंड टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द LIC ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि यहां पर जो पेंशन फंड है इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है। ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना होगा, आपको जो
ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो मालूम होना चाहिए। तो 1 and 3 आपके यहाँ पे सही बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आप देख सकते हैं इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, और ये आपका इसका एक्सटेंशन है। ये वॉलंटरी स्कीम है, 50% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली देना होगा आपको 60 ईयर्स तक, विच विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द एज एट विच दे एंटर इन द स्कीम। ठीक है, इसमें जो आपके बेनिफिशियरीज हैं बेसिकली ऐसे लोग हैं जिनकी एज ग्रुप अगेन 18 से 40 साल की है। ठीक है, और इसमें अगेन वो वाला ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि ना तो ईपीएफओ की किसी स्कीम का, ना ईएसआईसी की किसी स्कीम का, ना एनपीएस का, ना पीएम श्रम योगी मानधन का, और ना ही वो इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए। उस केस में आपको इस पर्टिकुलर स्कीम में एनरोलमेंट दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, काफ़ी पुरानी स्कीम है जो कि शुरू करी गई थी। इट अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशंस विद 10 और मोर एम्प्लॉइज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ ₹15,000। तो जी नहीं सर, यहाँ पे 15,000 नहीं, बल्कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 21,000 तक की है तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर स्कीम के बेनिफिशियरी बन सकते हैं। द स्कीम इज फंडेड बाय बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज विच वुड बी रेमिटेड इनटू द ESIF। बिल्कुल सही बात है, इसमें जो आपका पैसा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर के देते हैं। तो सेकंड आपका ट्रू है, फर्स्ट आपका फॉल्स है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली आपका सही जवाब बन जाता है। राइट गाइज, सो दिस ओवर हियर एज यू कैन सी कि ये आपकी एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है विच केटर्स टू द सोशल सिक्योरिटी एंड द हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टू नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये वाली जो स्कीम है ये बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत रेगुलेट करवाई जाती है। तो ये हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपकी ये स्कीम है ये इस एक्ट के तहत इसके प्रावधान कुछ कुछ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCLP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन वेरी वेरी सून इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। ठीक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है एंड इट हैज़ द ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल नेम्ड पेंसिल इज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मेक द स्कीम इफेक्टिव। अंडर दिस स्कीम द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज आर सेट अप अंडर द होम मिनिस्ट्री टू कंडक्ट द सर्वे टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन वर्किंग इन द हजार्डस इंडस्ट्रीज। एडोलेसेंट वर्कर्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस इज द इंटेंडेड बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम। तो ये बेसिकली आपका एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जो कि शुरू किया गया है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम है। और इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि असल में जो यहाँ पर आप लोग बना रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके अंतर्गत आप DPS को यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश करने वाले हैं, ना कि होम मिनिस्ट्री के तहत। तो बाकी सारे के सारे आपको प्रावधान एज इट इज़ याद कर लेने हैं। इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी सवाल कई सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है कि पेंसिल आखिरकार क्या चीज़ है। ठीक है, रही बात ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो DPS हैं दे विल बी सेटअप अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड नॉट अंडर द होम मिनिस्ट्री। बाकी सारी की सारी बातें बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अंडर इट्स नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये वाला सवाल UPSC 2017 में पूछ चुकी है रिगार्डिंग द NCS प्रोजेक्ट। ऑफर्स फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग्स फॉर इट्स रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स। The central sector scheme for rehabilitation of bonded laborers has provided the financial assistance to the extent of ₹3 lakh to release the bonded laborers along with other non-cash assistance for their livelihood। तो ये वाला आंकड़ा एक तो आपको ध्यान रखना है कि जी हाँ यहाँ पर 3 लाख का असिस्टेंस दिया जाएगा, अप टू 3 लाख का असिस्टेंस दिया जाएगा। और साथ ही में जो आपका ये नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है ये आपको बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। सो 1 आपका यहाँ पे गलत है, सेकेंड आपका यहाँ पे ट्रू है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाता है। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स एज इट इज यहाँ पे मेंशन करवाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। All the establishments registered with the Employees Provident Fund organization can apply for availing the benefits. It is being implemented by the Employee State Insurance Corporation. Under the scheme, government is paying full employer contribution of 12% for all the sectors for a period of 3 years in respect of new employees who have been registered with the EPFO on or after 1st April 2016 with salary of up to ₹15,000 per month। तो 1 आपका सही है कि जो भी एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड हैं EPFO के साथ वो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। सर सेकंड गलत है, क्योंकि EPFO के साथ पंजीकरण होने वाले एम्प्लॉयज बेनिफिट्स लेंगे तो ESI इसको लागू नहीं करेगी बल्कि EPFO ही इसको लागू करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द EPFO एंड नॉट द ESIC। तो ऑब्वियसली अगर पहला सही है तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है।
तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा केवल आपको डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगेन इस तरह की चीज़ें कम पूछी जाती हैं कि भाई कब शुरू करी गई थी, किस डेट पे शुरू करी गई थी, ये चीज़ें जनरली CSE एग्जाम में कम पूछी जाती हैं। बट अगेन अगर आपको ध्यान रखना है आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समाधान पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटेड वेब पोर्टल फॉर कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। समाधान पोर्टल लाया गया, ब्रिंग्स ऑल द स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड लेबर विच आर इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही बात है, काफी कॉमन सेंस वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। वेरी वेरी सिंपल। इसकी फुल फॉर्म को ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, आपका सही जवाब बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, सवाल आ चुका है यूपीएससी में। स्कीम थोड़ी पुरानी है ये वाली। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम वॉज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2014, तो जी हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है। तब जो है आपकी नई नई सरकार आई थी, ठीक है, उस टाइम पे इनके द्वारा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू किया गया था। जो श्रम सुविधा पोर्टल इज अ डेडिकेटेड पोर्टल विच हैज बीन लॉन्च्ड टू अलॉट द लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर दिस स्कीम। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब वंस अगेन है। आप देख सकते हैं इसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 2014 में। ये डेडिकेटेड पोर्टल है। इट हैज बीन लॉन्च टू अलॉट द LIN टू नियरली 6 लाख यूनिट्स एंड अलाउ देम टू फाइल द ऑनलाइन कंप्लायंस फॉर द लेबर लॉस। तो ये वाली आपकी श्रम सुविधा पोर्टल है जिसको यहाँ पे अनाउंस किया गया है। इसके पूरे के पूरे फीचर्स हैं। इसको लेके सवाल मेंस में आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि एग्जैक्टली ये LIN क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या यहाँ पे प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आपसे पूछ रहा हूं मैं कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ MOLE एंड KVIC इज द नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें एंगेज करिए और बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माई रेफरल कोड ANI UPSC इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जिसमें आप लोग ANI UPSC कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।